नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं, खास तौर पर एनसीईआरटी कक्षा 10 की विज्ञान पुस्तक के अध्याय 2 पर। हाँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। बिल्कुल। हमारे पास इस अध्याय के शुरुआती कुछ पन्ने हैं, पृष्ठ 17 से 19, और आज हम इन्हीं को थोड़ा खंगालेंगे। ठीक है। तो मुद्दा ये है कि ये अम्ल और क्षारक ये हैं क्या चीज, मतलब इन्हें पहचानते कैसे हैं, और क्या ये सिर्फ लैब में ही मिलते हैं या हमारी रोज की जिंदगी में भी इनका कोई रोल है? बिल्कुल है, रोजमर्रा की चीजों में ही दिख जाते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन पन्नों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें, खासकर ये पहचान वाले तरीकों पर ध्यान दें। हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि पहचान के कुछ तरीके तो मतलब हमारे अपने अनुभवों से जुड़े हैं। जैसे स्रोत की शुरुआत ही स्वाद से होती है। बहुत सी चीजों का जो खट्टापन है, हाँ, वो उनमें मौजूद अम्ल की निशानी है, और कड़वापन वो अक्सर क्षारकों की वजह से होता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे नींबू खट्टा है तो अम्ल है, बिल्कुल। और करेला कड़वा, तो उसमें क्षारक होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल भी है शायद स्रोत में। हाँ। एक स्थिति दी है, मान लीजिए घर में किसी ने कुछ ज्यादा खा लिया। एसिडिटी हो गई। हाँ, अम्लता होता है अक्सर। तो अब उसे राहत देने के लिए क्या दें? नींबू का रस, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का घोल? सोचने वाली बात है। नींबू और सिरका तो खुद खट्टे होते हैं। यहीं पर अम्ल और क्षारक का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण काम आता है। कौन सा? ये एक दूसरे के असर को क्या कहते हैं, जायल कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उदासीनीकरण जिसे कहते हैं। एकदम सही, उदासीनीकरण। तो बेकिंग सोडा, जो असल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो एक क्षारक है। ठीक। जब उसे लेते हैं तो वो पेट में जो फालतू अम्ल बना है उसके साथ अभिक्रिया करता है और उसे उदासीन कर देता है। हाँ, बिल्कुल, जिससे एसिडिटी में आराम मिलता है। नींबू या सिरका देंगे तो वो तो अम्लीय हैं, वो तो प्रॉब्लम और बढ़ा देंगे। समझ गया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये उदासीनीकरण वाली बात तो काफी काम की है। लेकिन एक सवाल और है, हम हर चीज को चख तो नहीं सकते, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। खासकर लैब में रखे केमिकल्स को, वो तो खतरनाक हो सकता है। सही कहा। तो फिर बिना चखे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यहीं पर आते हैं सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक मतलब? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं, या कभी-कभी गंध। अच्छा, रंग या गंध बदल कर बताते हैं। हाँ, वो हमें इशारा देते हैं कि दिया गया पदार्थ क्या है। सबसे आम सूचक जो हमने सुना है वो तो लिटमस है। स्रोत में भी जिक्र है इसका। हाँ, लिटमस। बताया है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये तो स्कूल में किया भी है। हाँ, बिल्कुल। पर ये लिटमस आता कहाँ से है, ये भी बताया है क्या? हाँ, स्रोत में इसकी जानकारी दी है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब नेचर से मिलता है। ओके। इसे लाइकेन नाम के एक पौधे से निकालते हैं। लाइकेन, ये क्या होता है? ये एक खास तरह का पौधा है, थाइलियोफाइटा समूह का। मतलब उसकी बनावट बहुत सरल होती है, जड़, तना, पत्ती में बटी नहीं होती। असल में लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, एक डाई। बैंगनी? लेकिन हम तो लाल और नीला इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि जब इसे किसी ऐसे घोल में डालते हैं जो न अम्लीय हो न क्षारकीय, मतलब उदासीन, जैसे शुद्ध पानी, तो इसका रंग बैंगनी ही रहता है। अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर रंग बदलता है। अरे वाह, ये नहीं पता था। और रसोई में हल्दी भी तो होती है। हाँ, क्या वो भी सूचक है? बिल्कुल। हल्दी भी एक बहुत अच्छा प्राकृतिक सूचक है। स्रोत में इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण भी दिया है। हाँ, क्या? सोचिए, किसी सफेद कपड़े पर करी का पीला दाग लग गया, हल्दी वाला। हाँ, लग जाता है अक्सर। अब अगर उस दाग पर साबुन रगड़े तो साबुन कैसा होता है? क्षारकीय। हाँ, क्षारक होता है उसमें। तो जैसी साबुन लगाते हैं वो पीला दाग लाल भूरा सा हो जाता है। अरे हाँ, ये तो देखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्दी क्षारक के संपर्क में रंग बदलती है। पीला रंग लाल भूरे में बदल जाता है। अच्छा, और फिर जब पानी से धोते हैं? जब ढेर सारे पानी से धोते हैं तो साबुन हट जाता है, क्षारक का असर कम हो जाता है और दाग वापस पीला हो जाता है। कमाल है। तो हल्दी भी एक सूचक हुई? हाँ जी, और हल्दी के अलावा भी कई प्राकृतिक सूचक हैं। स्रोत में लाल पत्ता गोभी का जिक्र है। पत्ता गोभी, वो भी? हाँ, उसके पत्ते
और कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी, जैसे हाइड्रेंजा, पेटूनिया, जेरेनियम। सच में? फूल भी? हाँ, ये सब प्रकृति के अपने क्या कहते हैं इंडिकेटर हैं, अम्ल क्षारक सूचक। ये तो कमाल है। प्रकृति में इतने सारे सूचक है, लेकिन प्रयोगशालाओं में वहाँ शायद कुछ और भी इस्तेमाल करते होंगे जहाँ ज्यादा सटीक नतीजे चाहिए। हाँ, बेक्विक प्रयोगशालाओं में कुछ मानव निर्मित मतलब सिंथेटिक सूचक भी इस्तेमाल होते हैं। सिंथेटिक जैसे? स्रोत में 2 मुख्य नाम दिए हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन थोड़े मुश्किल नाम है। हाँ, पर ये बहुत काम के हैं। ये भी अम्ल और क्षारक के संपर्क में आने पर बिल्कुल निश्चित रंग बदलते हैं। तो इनसे पहचान आसान हो जाती है? हाँ, पहचान में मदद मिलती है। इसी पहचान को और पक्का करने के लिए शायद स्रोत में कोई एक्टिविटी भी दी है, 2.1। हाँ, एक्टिविटी 2.1। इसका मकसद यही है कि अलग अलग अम्ल और क्षारकों पर इन सभी सूचकों का असर देखा जाए। क्या करना होता है इसमें? इसमें कहा गया है कि लैब से कुछ आम अम्ल लें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड? ये तो सिरके वाला है ना? हाँ, वही। और इसी तरह कुछ आम क्षारक भी लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। हाँ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड वाला MgOH2, बिल्कुल, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है। तो ये सारे नमूने ले लिए। फिर इनमें से हर एक विलियन की कुछ बूंदे लेते हैं एक वॉच क्लास पर, और बारी बारी से उन पर अलग अलग सूचक टेस्ट करते हैं। मतलब एक बूंद पर लाल लिटमस पेपर लगाकर देखा, दूसरी पर नीला लिटमस, तीसरी में फिनोल्फथलीन की एक बूंद डाली, चौथी में मेथिल ऑरेंज की एक बूंद। और फिर नोट करते हैं कि रंग में क्या बदलाव आया। एकदम सही। हर सूचक अम्ल के साथ एक खास रंग देगा, क्षारक के साथ दूसरा। जैसे लिटमस का तो हमें पता है, अम्ल नीले को लाल, क्षारक लाल को नीला। हाँ, और फिनोल्फथलीन? वो अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है, कोई रंग नहीं। और क्षारक में? क्षारक में गुलाबी हो जाता है। अच्छा। और मेथिल ऑरेंज? मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग देता है और क्षारक में पीला। तो इन सब रंग परिवर्तनों को देखकर पता चल जाता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक। हाँ, आसानी से। स्रोत में इन सभी अवलोकनों को एक टेबल सारणी 2.1 में लिखने को कहा गया है, ताकि तुलना कर सकें। हाँ, ये तरीका तो काफी व्यवस्थित है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक मजेदार पहेली भी दी है स्रोत में। हाँ, है। कल्पना कीजिए कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी, तीनों में रंगीन लिक्विड है। ठीक है। आपको बताया गया है कि एक में आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उदासीन। हाँ। दूसरी में कोई अम्ल है और तीसरी में कोई क्षारक। ठीक, 3 अज्ञात। हाँ, और आपके पास पहचान के लिए सिर्फ एक लाल लिटमस पेपर है, बस। सिर्फ लाल लिटमस? हाँ। अब बताइए कैसे पहचानेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, सिर्फ लाल लिटमस से? ये कैसे होगा? ये वाकई एक अच्छी पहेली है। ये लिटमस के गुणों की समझ को परखती है। देखिए, हमें क्या पता है लाल लिटमस पेपर का रंग कब बदलता है? जब क्षारक हो तब नीला हो जाता है। बिल्कुल, सिर्फ क्षारकीय विलयन में नीला होता है। अम्ल में या उदासीन पानी में नहीं बदलता, लाल ही रहता है। सही है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? शायद वो लाल लिटमस पेपर तीनों लिक्विड में डुबोकर देखें। एकदम सही। हम लाल लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब के सैंपल में डुबोएंगे। तो क्या होगा? जिस विलयन में वो नीला हो जाएगा वो क्षारक है। पक्का? बिल्कुल। तो एक की पहचान हो गई, क्षारक वाली टेस्ट ट्यूब अलग रखती। ठीक है, अब बची 2, एक में आम्ल, एक में पानी, और हमारे पास अब एक नीला लिटमस पेपर भी है। हाँ, जो पहले लाल था अब नीला हो गया है। अब क्या करें? अब इस नीले लिटमस पेपर को बाकी बची 2 टेस्ट ट्यूब में डाल के देखें। क्या बात है, एकदम सही सोचा। अब हम उस नीले लिटमस पेपर को या उसका एक टुकड़ा बाकी बची 2 टेस्ट ट्यूब के सैंपल में डुबोकर देखेंगे। तो हमें पता है कि अम्ल क्या करते हैं नीले लिटमस के साथ, वो उसे वापस लाल कर देते हैं। हाँ। तो जिस विलियन में ये नीला लिटमस फिर से लाल हो जाएगा, वो क्या हुआ? वो अम्ल है। करेक्ट। और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब बची जिसमें नीला लिटमस नीला ही रहा, वो आसुत जल है, क्योंकि वो उदासीन है, रंग नहीं बदलेगा। बिल्कुल। तो हो गई ना तीनों की पहचान सिर्फ एक लाल लिटमस पेपर से। वाह, ये तो सच में दिमागी कसरत थी, मजा आया, है ना? तो हमने रंग बदलने वाले सूचकों की बात की, प्राकृतिक भी, सिंथेटिक भी,
लिटमस, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। क्या कोई और भी तरीका है अम्ल क्षारकों को पहचानने का जिसमें रंग ना बदलता हो? हाँ, एक और दिलचस्प तरीका है और उसका जिक्र भी स्रोत में है। क्या है वो? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध मतलब ओडर अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। गंध, स्मेल। हाँ, अम्ल या क्षारक मिलाने पर उनकी जो खास महक है वो या तो बदल जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, ऐसे सूचकों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंध से पहचानना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? रंग देखना तो फिर भी ठीक है, गंध का क्या भरोसा? अजीब लग सकता है, पर यह भी एक वैज्ञानिक तरीका है। और सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है जो देख नहीं सकते। हाँ, ये बात तो है। उनके लिए तो ये बहुत मददगार होगा। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक्टिविटी 2.2 दी गई है, प्याज का इस्तेमाल करके। प्याज? उसका क्या करते हैं? गतिविधि में कहा है कि कुछ बारीक कटी हुई प्याज लें और साफ कपड़े की कुछ पट्टियां। ठीक। प्याज और पट्टियों को एक प्लास्टिक बैग में कसकर बांध दें और रात भर फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा? इससे कपड़े की पट्टियों में प्याज की तेज गंध आ जाएगी। अच्छा, प्याज की गंध वाली पट्टियां तैयार। हाँ। अब इनमें से 2 पट्टियां निकालें, उनकी गंध सूंघ कर नोट कर लें। ठीक है, प्याज की गंध है। फिर एक पट्टी पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की कुछ बूंदें डालें, यानी अम्ल। हाँ, और दूसरी पट्टी पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की कुछ बूंदें। बिल्कुल। अब कुछ देर बाद दोनों पट्टियों को पानी से धो लें और उनकी गंध फिर से सूंघें। तो क्या होता है, गंध बदलती है क्या? स्रोत के अनुसार हाँ, जिस पट्टी पर क्षारक NaOH डाला था, हाँ। उस पर से प्याज की जो खास गंध थी, हाँ। वो या तो गायब हो जाती है, गायब। हाँ, हाँ। या बहुत बदल जाती है। हाँ। लेकिन जिस पट्टी पर अम्ल HCl डाला था, हाँ। उसकी गंध वो वैसी रहती है। हाँ, लगभग वैसी ही बनी रहती है। हाँ। तो गंध में ये जो बदलाव आया हाँ। या नहीं आया, वो हमें बता रहा है कि NaOH क्षारक है और और- HCl अम्ल। अच्छा। तो प्याज की गंध क्षारकीय माध्यम में खत्म हो जाती है। दिलचस्प है ना? क्या और भी ऐसी चीजें हैं जो गंधीय सूचक की तरह काम करें? हाँ, स्रोत में इसी तरह का प्रयोग वनीला एसेंस के साथ करने को कहा है। वनीला? हाँ। उसकी तो मीठी महक होती है। हाँ, और लौंग के तेल के साथ भी, क्लोव ऑयल, उसकी भी एक खास तीखी गंध होती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्षारक डालने पर गंध बदल जाती है? या तो बदल जाती है या दब जाती है, जबकि अम्लीय माध्यम में बनी रहती है। तो इसका मतलब प्याज, वनीला एसेंस और लौंग का तेल, ये तीनों ही गंधीय सूचक हैं। हाँ, ये तीनों गंधीय सूचक के अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में इनकी गंध में एक निश्चित पहचाना जा सकने वाला परिवर्तन आता है। तो ठीक है, हमने आज अम्ल और क्षारकों की पहचान के कई तरीके समझे। स्वाद से शुरू किया था, हाँ, खट्टा और कड़वा। फिर लिटमस और हल्दी जैसे प्राकृतिक सूचक, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन जैसे सिंथेटिक सूचक, बिल्कुल। और आखिर में ये गंध वाले सूचक भी, प्याज, वनीला, लौंग, मतलब कई तरीके हैं इनको पहचानने के। हाँ, और मुझे इस सब में सबसे दिलचस्प ये लगता है कि कैसे रंग या गंध जैसे साधारण से दिखने वाले गुण हमें पदार्थों के अंदर के रासायनिक गुणों के बारे में इतनी गहरी जानकारी दे सकते हैं। सही कहा। हमने उदासीनीकरण की प्रक्रिया को भी छुआ, कैसे अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को काटते हैं। वो एसिडिटी वाला उदाहरण याद है ना? हाँ बिल्कुल, बेकिंग सोडा वाला। वो रसायन विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। उसके और भी बहुत उपयोग है। स्रोत सामग्री में आगे शायद अम्ल और क्षारकों के और भी गुणों की बात है, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। हाँ बिल्कुल, आगे उनकी धातुओं के साथ कैसी अभिक्रिया होती है, या वे धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस सब पर चर्चा है। तो उन पर हम शायद फिर कभी बात कर सकते हैं। निश्चय ही। वैसे आज की चर्चा के आधार पर सुनने वाले एक चीज पर सोच सकते हैं। क्या? हमने वो 3 टेस्ट ट्यूब वाली पहेली हल की, सिर्फ लाल लिटमस से अम्ल, क्षारक और पानी की पहचान। हाँ, मैंने एक क्रम बताया था, पहले क्षारक पहचाना, फिर अम्ल, फिर पानी। क्या ये जरूरी है कि इसी क्रम में पहचान की जाए, या आप सिर्फ लाल लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके किसी और क्रम से या किसी और तरीके से भी तीनों की पक्की पहचान कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब क्या कोई और रास्ता भी है उसी मंजिल तक पहुंचने का? हाँ, इस पर सोचने से शायद हमें ये समझने में मदद मिले कि वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए तर्क और हमारे पास जो साधन है, उनका रचनात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है। बेहतरीन नुक्ता।
ये सिर्फ जानकारी रटने से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करता है। आज इस मजेदार और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया।